नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं तेजपाल नेगी। आज हम आपको सुना रहे हैं देहरादून के कथाकार शशि भूषण बडोनी की लिखी कहानी चैल साहब की चकल्लस। आज जब अभी कुछ देर पहले चैल साहब का फोन आया तो मुझे उतना अचरज नहीं हुआ जितना इससे पहले के दिनों में आए फोन से होता था। दरअसल पंतनगर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के उस 2 दिवसीय कार्यक्रम में ही हमारा परिचय हुआ था। फोन पर मैं उनकी आवाज़ ठीक से पहचान नहीं पाया और मैंने उनका परिचय पूछ ही लिया। बस तब तो मानो वो बरस ही पड़े। अरे सुरेश भाई, हद हो गई, अपन को इतनी जल्दी भूल गया। अरे अपन डीआर चैल बोल रहा है यार, हरिद्वार से। ओहो, अरे चैल साहब बोल रहे हैं, नमस्कार। मैंने भूल स्वीकारी और बताया, अरे नहीं चैल साहब, आप जैसे सहृदय मित्र को भला मैं कैसे भूल सकता हूँ। दरअसल चैल साहब, यह नंबर आपका मेरे मोबाइल पर सेव्ड नहीं था। आपकी बातें तो अक्सर याद आती हैं। आपसे सच बताऊं, मैं आज ही अपनी पत्नी को बता रहा था कि पंतनगर में कैसे चैल साहब के साथ 2 दिन इतनी अच्छी तरह से हंसते हुए गुजर गए और बिल्कुल पता भी नहीं चला। हाँ, अरे यार क्या बात करते हो सुरेश भाई। चैल साहब ने अपनी वही ठहाकेदार हंसी का फव्वारा छोड़ा। मुझे भी आपकी बहुत याद आती है सुरेश भाई। अरे वहाँ हमारे 2 दिन बस यूं ही बातों बातों में गुजर गए थे। दरअसल मुझे भी अपनी इस बुजुर्गियत की तरफ बढ़ती उम्र में यह याद नहीं पड़ता कि इससे पहले कभी किसी अनजान आदमी के साथ 1-2 दिन में इतनी घनिष्ठता बढ़ गई हो। लेकिन चैल साहब से तो वहाँ 2 दिन में घनिष्ठता ऐसी बढ़ी कि इधर उनके फ़ोन आने लगे हैं और मैं भी कभी कभार प्रत्युत्तर में फ़ोन किए बिना नहीं रह पाता हूँ। हम लोग उस दिन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपनी बेटियों के साथ पहुँचे थे। वहाँ माननीय राज्यपाल के हाथों आयोजित भव्य समारोह के कार्यक्रम में उनकी उपाधियाँ उन्हें प्रदान की जानी थी। उस दिन विश्वविद्यालय के रिसेप्शन में हम लोगों का परिचय हुआ था। दरअसल हम लोग अपने ठहरने के गेस्ट हाउस में अपनी व्यवस्था करवाने में जुटे थे। हम दोनों की बेटियों को ठहरने की व्यवस्था उनके कॉलेज के छात्राओं के हॉस्टल में करवा दी गई थी। हम अभिभावकों के लिए गेस्ट हाउस के कुछ कमरे या फिर डोरमेट्री में रहने की व्यवस्था की जा रही थी। चैल साहब व मुझे साथ ही एक कमरे में रहने की व्यवस्था बता दी गई थी। तभी गेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए चैल साहब ने रास्ते में तपाक से अपना हाथ बढ़ाकर अपनी खास बंगाली मिश्रित भाषा में अपना परिचय दिया था। माई सेल्फ डीआर चैल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय BHEL हरिद्वार। यह मेरी बेटी है हेमा। इसने बिफोर लास्ट ईयर यहाँ से बीटेक कंप्यूटर साइंस में मेरिट में टॉप किया है। कैंपस सिलेक्शन एक MNC में हो गया था। और फिर जोरदार हंसी का ठहाका गूंजा। ठहाका उनकी हर बात कहने के बाद में जरूर गूंजता है, चाहे वह किसी भी मूड की बात क्यों ना हो। यह मेरे लिए पहल थोड़ा अचरज की बात तो लग ही रही थी। मुझे तो चैल साहब का अनोखा व अनूठा हंसमुख नुमा व्यवहार किसी हास्य कलाकार के व्यवहार की तरह प्रतीत हो रहा था। उनका सांवला रंग, कदकाठी सामान्य से कम पतले दुबले, फ्रेंच कट दाढ़ी, अस्त व्यस्त ढीला ढाला पहनावा और बात बात में ठहाके मारने की तो बड़ी विशेषता थी ही। मुझे सब कुछ एक तरह से बहुत रोचक ही नहीं लग रहा था, मनोरंजक भी लग रहा था। मैंने भी उन्हें अपनी बेटी से परिचित कराया। उनकी बेटी हेमा भी मेरी बेटी से परिचित हुई। मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटी ने भी इसी कॉलेज से गत वर्ष एग्रीकल्चर में PhD कंप्लीट की है। अभी देहरादून के एक प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ा रही है। उसके बाद दोनों बेटियों ने लड़कियों के हॉस्टल की ओर रुख किया, जहां उनको उनकी जूनियर छात्राओं के साथ रुकना था और मैं भी चैल साहब के साथ गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया। दरअसल मुझे तो बहुत रोचक साथ मिल जाने की प्रसन्नता हो रही थी। बात बात पर चैल साहब के ठहाके वातावरण में गूंज रहे थे। मेरा वहाँ के एकांत वातावरण में चैल साहब के साथ अच्छा वक्त कटने लगा था। उनकी बंगाली मिलीजुली हिंदी बोलना मज़ेदार, मनोरंजक लग रहा था। मैंने तो वहाँ के अकेलेपन की कल्पना कर अपने बैग में पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए रख ली थी।
लेकिन अब तो उनको पढ़ने की तो बात ही क्या, हाथ लगाने का वक्त भी शायद ही मिले। चैल साहब तो हद दर्जे के बातूनी सिद्ध हो रहे थे। मुझे कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद लगता कि शायद अब उनकी बातों का स्टॉक खत्म हो जाएगा, लेकिन उनकी बातें तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस वक्त मैं शायद बाथरूम में था। मैं फोन पर काफी देर से बातें कर रहे थे। मैं जब कमरे में आया तो मुझे अचरज यह हो रहा था कि फोन पर अब उनके चिर परिचित ठहाके नहीं गूंज रहे थे। वो किसी को फोन पर जोर जोर से हिदायतें दे रहे थे। भाषा में भी तलखी थी, बहुत गाली गलौज और कुछ कुछ गंदी व अश्लील सी गालियों का भी प्रयोग कर रहे थे। वह कह रहे थे, क्या कहा मादर, आज फिर वह नहीं आया, साला झूठा बहाना करता है, दोस्त की शादी का बहाना करता है साला। मुझे पता है वह कहाँ गया है। उसको घर में नहीं घुसने देने का। सुनो, और FIR, हाँ FIR लिखा दो साले के खिलाफ। समझता क्या है अपने आप को। मैं तो घबरा गया था, पर वह थोड़ी देर बाद मुझसे बिल्कुल उसी पुराने अंदाज में मुखातिब हुए। अरे सुरेश भाई, क्या बताएं, मेरे बड़े बेटे ने घर में आतंक मचा रखा है। अब देखो, मैं घर से बाहर निकला, बस उसको मौका मिल गया। घर से अपनी माँ को दोस्त की शादी में जाने का बहाना बनाकर गायब हुए हैं साहबजादे। घर में उसकी माँ परेशान है, कल रात से अभी तक वापस नहीं लौटा है। माँ को भी बेवकूफ़ बनाता है, लेकिन मुझे पता है कहाँ गया होगा। अब आपको ज़्यादा क्या बताना, आजकल की हकीकत आप देख ही रहे होंगे सुरेश भाई। समाज में ये कैसा कल्चर आ गया है, कुछ लाज शर्म रही नहीं गई है। खुलेआम मेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड। बताइए, पहले आपके हमारे समय में हम लोग कभी ऐसे खुलेआम इजहार तक भी कर सकते थे भला? मैंने उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया। अरे चैल साहब, आप नाहक क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? बच्चों को बहुत ज़्यादा बंधन भी ठीक नहीं, और फिर आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, आप इतने प्रतिष्ठित पद पर रहे हैं, अध्यापक रहे हैं, समाज में पहले से ज़्यादा स्वतंत्रता आना स्वाभाविक भी तो है ना। लेकिन चैल साहब इतनी स्वतंत्रता के पक्ष में सहमत नहीं थे। कहने लगे, अरे सुरेश भाई, मैं बंधन के पक्ष में नहीं बोलता। दरअसल आज समाज में स्वतंत्रता का कुछ गलत उपयोग भी हो रहा है ना। अब आप ही बताइए, ये जो आप लिव इन रिलेशन टाइप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? क्या ये गलत नहीं है? फिर थोड़ा संयत होकर बोले, सुरेश भाई, ऐसे मामले ना हो, अतः लगाम कसी जानी जरूरी है। मैं तो अपने परिवार को हड़काए रखता हूँ। क्या मजाल है जो मेरा बड़ा बेटा हो, छोटा बेटा हो, या फिर उनकी माँ हो। हाँ, मेरी बेटी बहुत शालीन है, वो पढ़ने में हमेशा टॉपर रही है, इसको कभी डांटने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा कहना यह है सुरेश भाई कि जहाँ जरूरी हो वहाँ डांटना फटकारना भी जरूरी होता है। और इस तरह चैल साहब लगातार कुछ ना कुछ बोलते जाते। मुझे ताज्जुब यह हो रहा था कि जब यूं लगातार बोलते रहते हैं तो वे किसी को भी कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं देते। घर में सभी की किसी न किसी बात पर कटु आलोचना करते, ना खाते। हाँ, बेटी की बात पर जरूर वे बढ़ा चढ़ाकर उसकी सराहना करते। वह बार बार बताते कि मेरी बिटिया शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अव्वल रही है और साथ ही घर के सभी कामों में निपुण भी है। चैल साहब के स्वभाव और प्रकृति के बारे में ध्यान देने पर यह महसूस होता कि वे अपनी चिर परिचित हंसी से वातावरण को सहज और सरल बना देते हैं। वे गणित विषय के अध्यापक रहे हैं और अपने बारे में जब उन्होंने बताया कि किस प्रकार घोर गरीबी में पढ़ाई पूरी की, किस तरह ग्रेजुएशन किया और नौकरी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन। और एक बात जो उन्होंने बहुत गंभीर और रुआंसे अंदाज में बताई वह यह थी कि किस प्रकार तब मात्र 20 रुपए की दवाई न खरीद पाने के कारण वे अपनी बीमार मां को बचा नहीं सके थे। इस बात का मलाल वह तब बार बार अपनी बातों में करते रहे। बोले, मैं यह आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। चैल साहब यह बताते बताते कई बार अपने अतीत में गहरे उतर जाते और शायद यही कारण है कि वह अपने पास पड़ोस के गरीब छात्रों को बिना शुल्क के ट्यूशन, यदि वह छात्र पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ाते रहते हैं। और आज जब उनका फोन आया
तो मुझे उनके बारे में एक नई बात पता चली। वो यह थी कि उनकी सोच किसी भी तरह से संकीर्णता से मुक्त और बहुत व्यापक है। दकियानूसी नहीं बल्कि प्रगतिशील विचार हैं उनके। दरअसल चहल साहब से जब फ़ोन पर मैंने उनके बेटे के बारे में जानना चाहा, मैंने यूं ही पूछ लिया कि जिस बेटे को उस दिन आप फ़ोन पर डांट रहे थे, कोस रहे थे, वह आजकल कहाँ है और उसका व्यवहार कैसा है। तो उन्होंने बताया, सुरेश भाई, हाँ, उस गधे के बारे में भी बताता हूँ। उसने अपनी पढ़ाई औसत ढंग से पूरी की और एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन की है। उसके बाद उसने अपनी उसी गर्लफ्रेंड से शादी की अनुमति मुझसे चाही। वह लड़की हालांकि हमारी जाति की नहीं थी। घर में तो पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन सुरेश भाई, मैंने ये रिश्ता सहर्ष स्वीकार कर लिया। दरअसल मैं उसके इस निर्णय से इतना नाराज क्यों नहीं हुआ, इसका कारण बताता हूँ। मुझे लगा कि कई ऐसे खुदगर्ज स्वार्थी युवा हैं जो इसी तरह लड़कियों से संबंध बनाकर उन्हें धोखा देते हैं, शादी की जिम्मेदारी नहीं निभाते। मेरे लिए तो जाति का कोई इशू नहीं था, मैं नहीं मानता। पत्नी को मैंने मना लिया, वह मानती है। आप क्या कहते हैं, सही निर्णय था ना मेरा? और फिर उनकी वही चिरपरिचित हंसी गूंजी। मैंने उनके इस बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय पर उन्हें बधाई दी और मन ही मन सोचने लगा, ये चहल साहब भी अपनी चकल्लस में इतना अच्छा निर्णय कैसे ले लेते हैं।